Hello friends, how are you all? I'm Villian. Today I'm going to discuss very important process questions of education. But this video I'm again uploading because due to sound disruptions, I just found that some in my previous video there is error in my sound. So that's why we again uploading this video. So first question is, continuous comprehensive internal evaluation and feedback mechanism are the essential components of जो हमारी continuous comprehensive evaluation जिसको हम CCIE बोलते हैं और जो feedback mechanism है वो किस चीज का component है आपको ये बताना है diagnostic testing का formative evaluation placement decisions या फिर summative evaluation इसे देखिए डायग्नोस्टिक क्या होता है जब आप बच्चे की स्ट्रेंथ या बच्चे की कोई वीकनेस आप चेक कर रहे हो डायग्नोज करके देख रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है तो हमारा डायग्नोस टेस्टिंग होता है लेकिन क्वेश्चन क्या है जब आप कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कर रहे हो वो किसमें करते हैं हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जब टीचर्स बच्चे को कंटिन्यूअसली चेक करके देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फिर उसको फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं और कहीं ना कहीं टीचर्स को भी फीडबैक मिलता है कि लर्नर्स को कैसे समझ में आया कि नहीं आया तो ये होता है हमारा ये किस चीज का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन समेटिव वैल्यूएशन क्या होता है जो आपका एट द यूनिट ऑफ एंड मतलब बिल्कुल जब आपका पूरा साल कंप्लीट हो जाता है जो आपके एग्जाम्स होते हैं एनुअल एग्जाम्स उसमें जो आपको इवैल्यूएशन किया जाता है विच इज कॉल्ड समेटिव इवैल्यूएशन सो द आंसर इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल्स discover and develop their educational vocational psychological potentialities जब आप बच्चों को उनके अंदर एजुकेशन या साइकोलॉजिकल बेसिस पे उनकी कैपेबिलिटी को चेक कर रहे हो कहीं ना कहीं डिस्कवर करके देख रहे हो कि बच्चे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कितना पोटेंशियल है इस काम को करने का एंड देयर बाय टू अचीव एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ पर्सनल हैप्पीनेस एंड सोशल यूजफुलनेस उसको हम क्या कहेंगे और ये सब आप क्या करते हो जब आप ये सब कर लेते हो तो उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी खुशी मिलती है खुद को एक खुशी मिलती है पर्सनल हैप्पीनेस और कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए भी एक यूजफुल चीज है तो उसको आप क्या कहेंगे वो करियर काउंसलिंग कहलाएगा काउंसलिंग एंड गाइडेंस कहलाएगा काउंसलिंग कहलाएगा या फिर गाइडेंस कहलाएगा देखिए जब आप किसी भी बच्चे को आप देखते हैं उसके अंदर अगर आप कोई भी काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चे को गाइड करने की बात करते हैं बच्चे को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी पोटेंशियलिटीज को देख रहे हैं कि बच्चा किस फील्ड में ज्यादा अच्छा कर सकता है बच्चे के साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है या बच्चे के साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है ये सब चीजें जब आप देख रहे हैं और उसको हर तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं दैट मीन्स आप उसकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं आप उसको गाइडेंस भी दे रहे हैं तो इसमें दोनों चीज आ जाएंगी हमारी विच इज जो सेकंड ऑप्शन अगर आप सिर्फ वोकेशनल या सिर्फ प्रोफेशनल बात करते और एक बच्चे को गाइड कर रहे होते तो करियर काउंसलिंग हो जाती है आपकी ठीक है या सिंपल एक काउंसलिंग लेकिन जब आप कंप्लीट इंडिविजुअल्स के साथ कर रहे हैं दिस इज योर काउंसलिंग एंड गाइडेंस बोथ Which of the following theory may support this statement? The teacher should encourage the student to discover their own connections between seemingly discrete information. देखिए टीचर बच्चों को इनकरेज कर रहा है कि वो अपने कनेक्शंस को मतलब किस तरह से इंफॉर्मेशन कैसे ले कैसे डिस्कवर करे कुछ इन्फॉर्मेशन वो ट्विटर से ले कुछ इन्फॉर्मेशन हो जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है वहां से ले विकीज से ले या ब्लॉग से लेके कुछ ना कुछ आपस में कनेक्ट करके अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाए तो ये क्या कर रहे हैं कॉग्निटिविस्ट कहलाता है कनेक्टिविज्म कहलाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाती है थ्योरी या फिर ह्यूमनिस्टिक कहलाती है जब एक टीचर बच्चे को कहता है कि आप इंफॉर्मेशन को गैदर करो कनेक्ट करो जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है और जो नई नॉलेज आपको मिल रही है चीजों को कनेक्ट करके देखो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से तो आप क्या करें बच्चे के कनेक्टिविज्म की बात की जा रही है बच्चा कनेक्ट करके चीजों को सीख रहा है समझ रहा है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा कनेक्टिविज्म नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन इंस्टीट्यूशन wishes to apply for the assessment and accreditation एक इंस्टीट्यूशन अप्लाई करता है फॉर द असेसमेंट और एक्रीडिटेशन नाक से जो कि हम जानते हैं क्या करता है एक्रीडिटेशन प्रोवाइड करता है A++A+ जो भी देता है which of the following performance indicators it should focus on as per NAC requirements हमें पता होना चाहिए कि NAC की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके बेसिस पे वो ग्रेड्स प्रोवाइड करते हैं वो कौन से परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं हमें ये बताना है टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन देखता है नाक बिल्कुल ठीक बात है जब उन्हें ग्रेड प्रोवाइड करना होता है तो जब वो इंस्टीट्यूशन में इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो टीचिंग लर्निंग देखी जाती है उसको इवैल्यूएशन देखा जाता है क्या करिकुलम फॉलो कर रहे हैं ये देखा जाता है इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन मेंबर्स इसका नाक से कोई ताल्लुक नहीं है ठीक है तो ये पॉइंट आपका नेगेटिव हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है कौन कौन से लर्निंग रिसोर्सेज है जो आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं कहाँ से बच्चा इन्फॉर्मेशन ले रहा है कैसे टीचर्स डिलीवर कर रहे हैं ये सारी चीजें देखी जाती हैं स्टूडेंट सपोर्ट और उसकी प्रोग्रेसिव चीजों को देखा जाता है बिल्कुल ठीक बात है लेकिन जो आपका थर्ड ऑप्शन है विच इज अ नेगेटिव ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन सो ABDNE इट्स योर करेक्ट आंसर तो हमारा सेकंड ऑप्शन विच इज योर करेक्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच एक्टिविटीज आर अ पार्ट ऑफ द मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। आपको बताना है ये इन एक्टिविटीज में से कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो मेटा कॉग्निटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज मेटाकॉग्निटिव। मेटाकॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, इस पे आपके पेपर वन में कई बार क्वेश्चंस आए हैं। मेटाकॉग्निटिव होता है कि बच्चा जब सोचता है उसको रीथिंक करना, रिफ्लेक्ट करना, अपनी थिंकिंग को रीथिंक करके सोचना कि जो आपने किया है कि नहीं सही है कि नहीं है, या कहाँ जरूरत पड़ रही है, किन एक्टिविटीज में जरूरत पड़ रही है बच्चे को रीथिंकिंग करने की। क्वेश्चन ये है आपका। अब जब आप कोई भी जर्नल लिखते हो, रिफ्लेक्टिव जर्नल, राइटिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल जब आपको लिखना है, वहां पे आपको रीथिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। सेल्फ क्वेश्चनिंग की जो आपने किया है कि सही है कि नहीं है, यहाँ आपको मेटाकॉग्निटिव की जरूरत पड़ेगी। अवेयरनेस होना किस लर्निंग स्टाइल को आप फॉलो कर रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, यहाँ रीथिंकिंग करना। तो A, C and D इज द करेक्ट आंसर। सेल्फ प्रेजिंग, खुद को प्रेज करने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। तो ये A, C and D इज योर करेक्ट आंसर। What steps are followed logically to recruit people? लोगों को जब आप जॉब में अपॉइंट करते हैं एट दैट टाइम कौन से स्टेप्स हैं जो लॉजिकली फॉलो होने चाहिए? एडवर्टीजमेंट, जॉब एनालिसिस, इंटरव्यू, ओरिएंटेशन, इंडक्शन, या फिर एग्रीमेंट फॉर वर्क एंड जॉब। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब को एनालिसिस किया जाता है जिसके बेसिस पे आपको पार्टिसिपेंट्स या पार्टिसिपेट को खुद करना है, ठीक है, जॉब अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन जब जॉब एनालिसिस हो जाती है उसके बाद आप क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है उसका, ठीक है। फिर इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं जो आपके पास प्रोफाइल्स आती हैं। एंड देन आप एग्रीमेंट तैयार करते हो जब आप बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हो। फिर क्या होता है, उन बच्चों का ओरिएंटेशन होता है, इंडक्शन होता है। सो दिस इज द प्रोसेस, और अकॉर्डिंग टू दिस आपका फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीडागोजिकल कंटेंट नॉलेज जिसको हम PCK भी बोलते हैं इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय। देखिए ये किसने दिया था टीचर एजुकेशन में, किसने इस पे काम किया था, और PCK होता क्या है? PCK दैट मींस पीडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, जो फर्स्ट टाइम किसने आइडेंटिफाई किया था? शुलमैन ने। शुलमैन ने कब आइडेंटिफाई किया था? 1986 में। PCK describes the knowledge that teachers use to transform particular subject matter for student learning, taking into account या फिर considering possible misconceptions and learning difficulties। क्लास में PCK का मतलब क्या होता है कि टीचर किस तरह से अपने सब्जेक्ट मैटर को स्टूडेंट को किस तरह से डिलीवर करता है, स्टूडेंट्स की जो मिसकंसेप्शन है उस चीज को लेके या कोई भी लर्निंग डिफिकल्टी है उसे वो कैसे दूर करता है। PCK का मतलब तो ये होता है कि आप कैसे पीडागोजी को, उसकी नॉलेज है आपके पास, आप कैसे उसे डिलीवर कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आपके पास अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होना काफी नहीं होता, आप उसको कैसे पढ़ाते हो, आप उसको बच्चों तक कैसे पहुंचा रहे हो, बच्चों की डिफिकल्टीज को आप कैसे दूर कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड PCK में बात की गई थी। और ये आइडेंटिफाई किया था शुलमैन ने 1986 के। सिर्फ सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होना काफी नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट को डिलीवर कैसे कर रहे हैं, हाउ टू टीच, दिस इज अ जनरल प्रिंसिपल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? शुलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि हमारा असर्शन ए एंड रीजन आर वाला क्वेश्चन है। दैट मींस प्रॉक्सिमिटी बिटवीन पीपल इनहेंसेस कम्युनिकेशन। जो प्रॉक्सिमिटी होती है लोगों के बीच में, जो लोगों का एक पर्सनल स्पेस होता है, वो कम्युनिकेशन को स्पेस इनहेंस करता है, बढ़ाता है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो होता है वो इंश्योर नहीं करता इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये गलत बात है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो होता है वो इंश्योर करता है कम्युनिकेशन को, यहाँ नॉट आ गया इसलिए आपका गलत हो गया। एग्जैक्टली प्रॉक्सिमिटी होती क्या है, देखिए प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, स्टडी करना, ह्यूमन यूज ऑफ स्पेस, आप अपने स्पेस को कैसे यूज करते हो, कैसे आपका बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन, आपका सोशल इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है। अब इसे कहीं ना कहीं से कहा जाता है कि एक सब कैटेगरी होती है प्रॉक्सिमिक्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। दैट मीन्स आप सामने वाले को कैसे उससे मिलते हो, कैसे उसको कितना स्पेस दे रहे हो कि वो आपके क्लोज आ पा रहा है। अब उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका बॉडी जेस्चर भी होता है, आपकी लैंग्वेज भी होती है, पैरा लैंग्वेज की बात करते हैं, टच करके कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग बिना टच के बात करते हैं। सबका अपना अपना एक तरीका होता है, कितना टाइम आप सामने वाले को दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो जो प्रॉक्सिमिटी होती है वो प्रमोट करती है आपके इंट्रैक्शन को लोगों के बीच में, ग्रुप्स में। और उससे पता चलता है आप मतलब आप किसी को कितना आपकी जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको कितना अच्छा लगा या आपको उसकी क्या चीजें बुरी लगी, ये सब चीजें आपको प्रॉक्सिमिटी में पता चलता है। तो जो प्रॉक्सिमिटी होती है कहीं ना कहीं वो एक इंट्रैक्शन होता है जो आप लोगों के साथ करते हैं और कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन को इनहेंस करता है। तो आपका जो ए है वो ट्रू है, आर जो है आपका वो फॉल्स है। तो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्कोर
needed by an institution of higher education to get an A plus grade from NAAC. एक इंस्टीट्यूशन को कितनी मतलब आपको ये बताना है जो इंस्टीट्यूशंस को ग्रेड्स मिलते हैं A+, A++, ए खाली, तो क्या स्कोर होता है, किसके बेसिस पे मिलता है, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, A+ के बारे में पूछा गया है। तो एक बार पूरा देख लेते हैं ताकि आपको पता हो कि जो लेटर्स हैं क्या स्टेटस है और कैसा CGPA निकाला जाता है। A+ के लिए क्या निकाला जाता है, 3.26, 3.50। A++ होगा तो दैट मीन्स 3.51 से 4 हो जाएगा, और 3.26 से कम होगा दैट मीन्स 3.1 to 3.25, फिर क्या हो जाएगा आपका A ग्रेड। तो ये सारे ग्रेड्स यहाँ गिवन है, आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन के भी किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको आइडिया होना चाहिए। तो आ जाएगा हमारा आंसर 3.26 to 3.50। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर एक्स ए टीचर इन स्कूल इंडिविजुअल्स इन स्कूल ऑलवेज टेक्स टाइम टू एनालाइज हर क्लासरूम प्रोसेस। एक डॉक्टर एक्स है, टीचर है, जो हमेशा क्लास में क्या करते हैं, जब क्लासरूम प्रोसेस उनका हो जाता है उसके बाद उस चीज को एनालाइज करते हैं टू आइडेंटिफाई मोर देन जस्ट वेंट इन द क्लासरूम। जो क्लासरूम में उन्होंने पढ़ाया है, जो प्रोसेस वो अभी कंप्लीट करके आए हैं, पढ़ा कर आए हैं, उसको वो आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि जो उन्होंने काम किया है वो ठीक है कि नहीं है। वट वर्कड एंड वट डिड नॉट, शी इज प्रैक्टिसिंग, शी इज अ लेडी, डॉक्टर एक्स जो है, और वो देखती हैं जब वो क्लासरूम से आती हैं कि जो उन्होंने पढ़ाया है वो कैसा पढ़ाया है और क्या चीज मिस हो गई, वो इस चीज को एनालाइज करती हैं। दैट मीन्स वो अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट करके देखती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग। कॉम्पिटेंसी जब आप किसी कॉम्पिटेंट लेवल पे टीचिंग कर रहे हो, एक्सपोजिटरी टीचिंग जब आप लेक्चर मेथड लेके चलते हो, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टीचिंग। इंक्वायरी ओरिएंटेड जब आप इंक्वायरी कर रहे हैं बच्चों से, रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो डॉक्टर एक्स करती हैं, दैट मीन्स कि अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट करके देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई कमी रह गई थी, आपने वो चीज देखी जो आपने पढ़ाया, जो आपको पढ़ाना चाहिए था आपने वही पढ़ाया, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ पॉइंट्स मिस हो गए आपके, अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट करके देखना, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव टीचिंग। यहाँ मैंने इसमें गिवन भी किया है that the reflective teaching is a process whereby teachers reflect on their teaching। reflective teaching क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि कैसे आप अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को, अपनी ओवरऑल इफेक्टिवनेस को जो आपने इंस्ट्रक्शन क्लास में दिया है उसको चेक करते हैं। इम्प्रूवमेंट और चेंज इन टीचिंग मेथड मे बी रिक्वायर्ड, ऐसा तो नहीं कि आपने जो पढ़ाया है कहीं ना कहीं उसमें किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है या आपको अपने टीचिंग मेथड को चेंज करने की जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ दिस एनालिटिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस से कहीं ना कहीं, इस क्रिटिकल रिफ्लेक्शन से कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि आपकी टीचिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं है, तो इसमें आपको यहाँ हेल्प मिलती है। तो इट्स अ वेरी नाइस प्रैक्टिस अगर कोई करता है टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमारे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है। लिस्ट 2 में हमें टर्मिनोलॉजीज गिवन की गई हैं और लिस्ट 1 में हमें कैरेक्टरिस्टिक दिए, कहीं ना कहीं डेफिनेशन दी है इनकी। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलेशन क्या होता है। ट्रायंगुलेशन क्या होता है, जब आप कोई भी डाटा लेते हो अलग अलग रिसोर्सेज से, दो से ज्यादा रिसोर्सेज जब आप यूज करते हो, तो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलेशन मेथड। नेक्स्ट है आपका रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या होता है, जब आप किसी को स्कोर करने के लिए, ये रूब्रिक क्या होता है, एक टूल होता है स्कोर करने का, स्कोरिंग टूल इसको हम कहते हैं। कहीं ना कहीं किसी भी क्वालिटी के, मतलब किस चीज को आप असेस करना चाहते हो, स्कूल में किसी का सोशल इंटरेक्शन आप देखना चाह रहे हो, किसी बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट आप देखना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं किसी भी काम का, पीस ऑफ वर्क का असेसमेंट होता है। दिस इज कॉल्ड रूब्रिक टूल, स्कोरिंग टूल रूब्रिक को। ठीक है, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो हम जानते हैं किसी भी काम का, बच्चे के काम का एक सैंपल होता है, स्टूडेंट के वर्क का सैंपल होता है, उसकी लर्निंग प्रोग्रेस होती है कि मतलब प्रोग्रेस लर्निंग का जो भी उसका लर्निंग का जो एक ट्रेवल रहा है, जो एक सफर रहा है, उसे आप असेस कर सकते हो थ्रू द पोर्टफोलियो। विग्नेट क्या होता है, विग्नेट होता है एक पीस ऑफ वर्क, मतलब किसी भी चीज का, आपकी एक्टिंग का, आपके म्यूजिक का, आपकी राइटिंग का छोटा सा पीस ऑफ वर्क, दिस इज कॉल्ड विग्नेट। बायोग्राफी, किसी भी इंसान की जीवनी, आपने लाइफ में क्या अचीवमेंट्स थे, आपने लाइफ में क्या डिस्कवर किया, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रही, आपकी बर्थ कब हुआ था, आपकी डेथ कब हुई, आपका कंप्लीट पूरी लाइफ हिस्ट्री, पूरी बायोग्राफी, आपके क्या एक्सपीरियंस थे, क्या लाइफ स्टोरीज थी आपकी, क्या अचीवमेंट्स रहे हैं आपके, ये सब आपका बायोग्राफी में आता है। तो इसके बेसिस पे हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। दैट मीन्स ट्रायंगुलेशन होता है आपका जब आप डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं, रूब्रिक होता है आपका स्कोरिंग टूल। ठीक है, फिर आता है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बच्चे का प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग का जो पूरा असेसमेंट का तरीका होता है, वर्क सैंपल होता है, पर कलेक्शन जो होता है बच्चे का। फिर आता है विग्नेट, विग्नेट इसमें नहीं गिवन है। देन आता है आपका बायोग्राफी, बायोग्राफी है, सॉरी बायोग्राफी ये रहा, यहाँ ऊपर चला गया पेन। दिस इज योर बायोग्राफी, लाइफ स्टोरीज का
एक्सपीरियंस के बारे में जानना, अचीवमेंट्स के बारे में जानना किसी इंसान का, दिस इज कॉल्ड बायोग्राफी। तो इसके बेसिस पे आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। यहाँ मैंने विगनेट का एक डेफिनेशन दिया है, अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग that clearly express the typical characteristic of something or someone, किसी के बारे में एक छोटी सी चीज के बेसिस पर पूरी आपको समझ में आ जाए, दिस इज कॉल्ड विगनेट। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन एंड आई विश के ये लेसन आपके लिए काफी हेल्पफुल और बेनिफिशियल हो, एंड आई विश के इसमें अब साउंड डिस्ट्रप्शन ना हो। सो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।